हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़, जो कि है हमारा यूनिट 1 इन 5th सेमेस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ क्या होती है? प्री मीन्स पहले, फॉर्मुलेशन बनाने से पहले जो हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। और प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ हम क्यों करते हैं? इन्वेस्टिगेशंस ऑफ फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ड्रग, ताकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकें अपने ड्रग सब्सटेंस की। एंड दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर द प्री फॉर्मुलेशन. Pre-formulation may be defined as the process of optimizing a ड्रग substance. प्री फॉर्मुलेशन मीन्स क्या है कि जिसमें हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं ड्रग को. क्यों ऑप्टिमाइज़ करते हैं? ताकि हम चेक कर सके उसकी फिजिकल एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को. एंड फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों चेक करेंगे? क्योंकि जो हमने अपनी डोजेज फॉर्म बनानी है विच आर कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सेफ, इफ़ेक्टिव एंड स्टेबल डोजेज फॉर्म, ताकि जो हमारी डोजेज फॉर्म है वो सेफ रहे, इफ़ेक्टिव रहे और स्टेबल रहे. सो दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर द प्री फॉर्मुलेशन. So next, according to your syllabus, you have the objectives of pre-formulation. So first is to generate useful data needed in developing stable and safe dosage form. जो आपने dosage form बनानी है वो आपकी क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, ताकि हम उसको ईजिली मैन्युफैक्चर कर सकें हम अपने कमर्शियल स्केल पे. एंड नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल पैरियर टू डोजेज फॉर्म. डोजेज फॉर्म से बनाने से पहले हमने उसके बारे में सारी नॉलेज इकट्ठी करनी है ताकि हम उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकें. एंड नेक्स्ट इज़ टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू डिज़ाइन अ ड्रग. और हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि हम उस ड्रग को कैसे डिज़ाइन करें, किस सिस्टम के थ्रू हमने उसको डिलीवर करना है ताकि उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो सही हो सके इन द गुड वे. एंड द नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सेफ, इफ़ेक्टिव एंड स्टेबल डोजेज फॉर्म विद बेटर थेराप्यूटिक वैल्यूज़. जो हमने डोजेज फॉर्म बनानी है उसकी जो थेराप्यूटिक वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़. एंड द नेक्स्ट इज़ गोल ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़. व्हाट आर द goals of pre-formulation? First is to establish the physiochemical parameters of candidate drug molecule. सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? physiochemical parameters. And next is to determine the kinetic rate profile of a drug substance, कि how that drug will do in our body. To establish the compatibility of drug molecules with common excipients. जो हम drug API यूज़ कर रहे हैं वो क्या कंपैटिबल है दूसरे एक्सीपिएंट्स के साथ, तो ये भी हम क्या करेंगे? चेक करेंगे. सो दीज आर द 3 मेन गोल्स ऑफ द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़. एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ प्री फॉर्मुलेशन. सो फर्स्ट इज़ ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़. ऑर्गेनोलेप्टिक, organ means which means sensory organs, leptic means lover. So these are properties which can be found through the sensory organs. ये वो properties है जिसको हम अपने sensory organs के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि color, taste, texture and odor. So this is organoleptic property. And second property is physical form. That ड्रग कैन बी इन 3 स्टेट्स. जो हमारी ड्रग है वो 3 स्टेट्स में होती है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड गैसियस फॉर्म में. तो इन मार्केट प्रिपरेशन मोस्टली सॉलिड इज़ यूज. जो हम मार्केट प्रिपरेशन लेते हैं ज़्यादातर हमें किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में. क्यों होती है? ताकि ईजी टू फॉर्मुलेट, स्टेबल होती है, ईजी स्टोर, ईजीली ट्रांसपोर्ट. सो जो फिजिकली फॉर्म डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स. जो हमारी फिजिकल फॉर्म है तो ये किस फॉर्म में? 2 तरह की फॉर्म्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज़ क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड सेकेंड इज अमरफस फॉर्म. क्रिस्टलाइन में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो टाइटली पैक्ड है, एंड जो हमारे अमरफस है उसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बहुत सारी स्पेस है. तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे वॉइड्स इन पार्टिकल. सो फर्स्ट इज इन विच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन डेफिनाइट लेटिस फॉर्म.
लैटिस फॉर्म में है ये सारे मॉलिक्यूल्स, डेफिनेट लैटिस फॉर्म में है। एंड सेकेंड है फिक्स स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। दे आर इन प्रॉपर पैटर्न, एक प्रॉपर पैटर्न है इनका। मोर स्टेबल, लेस सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस मोर। And second, amorphous is vice versa, in which atoms and molecules are not arranged in definite lattice pattern. And next is do not having fixed structure, they do not having a fixed structure, they do not proper pattern, इनका कोई proper pattern नहीं होता है। less stable, more solubility and less hardness. So this is the two forms of physical form. And next is what is पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज क्या है, पार्टिकल साइज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टर्म विच इज़ नॉट यूज टू मेजर द डायमेंशन इज नॉन एज पार्टिकल साइज। ये वो टर्म है जो हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, हम उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल साइज। अब जो हमारा पार्टिकल साइज है अगर उसको हम डिक्रीज़ कर दें तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर आएगा, उसको जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी, जिसके कारण हम इजीली अपने जो एपीआई और एक्सिपिएंट्स को उसको इजीली क्या कर सकते हैं, मिक्सड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज विल डिटरमाइंड बाय मैनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ माइक्रोस्कोपी मेथड एंड सेकंड इज सीविंग मेथड एंड थर्ड इज़ लाइट स्कैटरिंग मेथड। माइक्रोस्कोपी जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, सीविंग मेथड जो हम छांट के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं, एंड लाइट स्कैटरिंग मेथड जब हम एक पार्टिकल को लाइट के अंदर रखेंगे और उसको उसके बाद हम उसका डिस्टेंस नोट डाउन कर लेंगे, उसको बोलेंगे लाइट स्कैटरिंग मेथड। एंड फोर्थ इज पार्टिकल शेप, शेप व्हाट डज लुक लाइक, क्या कौन सी चीज़ कैसी दिख रही है, लाइक ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप चेक द शेप विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट द फ्लो प्रॉपर्टीज़। जो हमारी पार्टिकल शेप होगी वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगी, फ्लो प्रॉपर्टीज़ को। अब जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ है वो ही हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। सो फिफ्थ इज फ्लो प्रॉपर्टीज़। फ्लो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, to check the ability to flow which is depends on the particle size and shape. फ्लो प्रॉपर्टी मीन्स क्या वो जो हमारा एक्सीपिएंट है वो इजीली हम उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है। इफ़ फ्लो प्रॉपर्टीज इंक्रीज, अगर फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ हमारी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसको भी हम बहुत सारे मेथड के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज, Carr's index and Hoisner's ratio. So these are the three methods from which we can check the flow property. And sixth is solubility. Solubility क्या है? It is defined as the maximum amount of solute particles that can be dissolved in a given solvent at constant temperature. मैक्सिमम अमाउंट में जो हमारे सल्यूट पार्टिकल्स डिज़ोल्व होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। इसमें मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे कि अगर हम पानी के अंदर चीनी को मिक्स करेंगे, जो हमारा पानी है वो हमारा क्या रहेगा, सॉल्वेंट, और जो हमारे छोटे छोटे चीनी के दाने हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सल्यूट। व्हेन दे बोथ आर मिक्स टुगेदर दिस नॉन एज अ सॉल्यूशन। और जब वो उसके अंदर मिक्स हो रहा है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। इफ़ सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड द सेवेंथ इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं pKa वैल्यू से। इफ़ ड्रग इज ब्रेक इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इट इज़ नॉन एज आयोनाइजेशन। अगर हमारी जो ड्रग है वो पॉजिटिव चार्ज में टूट रही है या वो नेगेटिव चार्ज में टूट रही है, हम उस चीज़ को बोलते हैं आयोनाइजेशन। दिस इज़ ए एंड बी, ये पूरा हमारा क्या है, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग। अब ये ब्रेक हो रही है दो पार्ट्स में, ए एंड बी में, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो ये हमारे क्या है, अनायंस, एंड दिस इज़ द कैटायंस। अब ये कौन सी फॉर्म होगी, आयोनाइज्ड फॉर्म। दिस इज़ द अनआयोनाइज्ड फॉर्म, जब हमारी ड्रग मॉलिक्यूल्स टूटा नहीं था, टूटने के बाद जब वो बिखरा अलग अलग हुआ उसको बोलेंगे आयोनाइज्ड फॉर्म। pKa, ड्रग गेट्स डिसोशिएट ऑन अ विच pH, ड्रग कौन सी pH के ऊपर डिसोशिएट हो रही है उसको हम बोलेंगे pKa। सो pK इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन। अब जो हमारी pK है
pKa है उसको हम कैलकुलेट किसके साथ करेंगे, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन के साथ। तो एसिडिक के लिए अलग है एंड बेसिक के लिए अलग है। जैसे कि एसिडिक के लिए pH pKa प्लस log आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड, बेसिक के लिए है वाइस वर्सा, आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। ओके, pH is equal to pK plus log unionized upon ionized. This is for basic and this is for acidic drugs. अब आती है हमारे डिफरेंट मेथड्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसका सबसे पहले आएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी metric methods and second is titration methods and eighth is pH. pH की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम इसको और किस नाम से जानते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, विच इज़ यूज टू चेक द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। हम इसके थ्रू क्या चेक कर सकते हैं, एसिडिक नेचर और इसकी बेसिक नेचर क्या है। अब हमारे पास स्केल होता है pH का, जिसमें 7 नंबर पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, 1 से लेके 6 तक जो हमारी वैल्यू रहेगी वो एसिडिक की रहेगी, और 8 से लेके 14 तक हमारा क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। Solubility get improved with the addition of an acidic और basic excipients। हम solubility को improve कर सकते हैं उसमें acidic content डाल के, या फिर हम उसको basic excipients के साथ भी कर सकते हैं। So next is partition coefficient। partition means अलग अलग। इसमें ये है हमारी सेपरेटिंग फनल, जिसमें 2 फेजेस होंगे, एक होगा ऑयल फेस और दूसरा होगा वाटर फेस। ऑयल फेस को हम बोलेंगे लिपोफिलिक एंड वाटर फेस को हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट, थ्रू विच फाइंड आउट पार्टिकल्स इज लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हम जिसमें पता करते हैं कि जो हमारा ड्रग पार्टिकल है वो ऑयल फेस लिपोफिलिक है या वो वाटर फेस में हाइड्रोफिलिक है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि oil upon water, K x up oil x water, concentration of drug in oil phase, concentration of drug in the water phase। हम इसमें ये चेक करते हैं कि जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो ऑयल में प्रेजेंट है ज़्यादा या वाटर में प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉन एज अ पार्टीशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, बहुत अलग अलग सी फॉर्म। ड्रग चेंज इट्स फॉर्म इन डिफरेंट कंडीशन। जो हमारी ड्रग है वो अपनी फॉर्म को बहुत सारी कंडीशंस में चेंज कर लेती है। सो प्रॉपर्टीज़ गेट्स चेंज। जब वो अपनी कंडीशन के हिसाब से ड्रग चेंज हो रही है, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, तो जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। व्हेन इट गेन्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर, जब उसका अलग ही स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी वो हो चुकी है कंप्लीट, एंड नेक्स्ट इज़ आवर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम जो देख के बता सकते थे। अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की उसका क्या क्या है। फर्स्ट है हमारे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या आएगा, व्हेन ड्रग सब्सटेंस कम अंडर द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर और वाटर। जब हमारी कोई भी ड्रग मॉइस्चर के कंटेंट में आएगी और जिसके कारण हमारी ड्रग सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उस चीज़ को हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। इसकी एग्जांपल है कि कौन कौन सी ड्रग्स इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, एस्पिरिन और प्रोकेन। जब ये कॉन्टेक्ट में आती है मॉइस्चर के तब ये क्या हो जाती है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाती हैं। एंड सेकेंड इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इट इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। जब ड्रग सब्सटेंस ऑक्सीडाइड होता है इन द प्रेजेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसमें होता क्या है ऑक्सीडेशन में कि इसमें एडिशन हो जाती है ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की इसमें क्या हो जाती है, रिमूवल हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाती है हमारी ड्रग के अंदर। एंड थर्ड इज़ रिडक्शन। रिडक्शन भी एक कॉमन फैक्टर है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इसके कारण भी क्या होता है, ड्रग क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो थर्ड इज़ रिडक्शन। एंड फोर्थ इज़ रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब कन्वर्ट होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स में, उनको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन, इन विच इनेंशियोमर कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। अब आप देखिए एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, आर मॉलिक्यूल्स डेट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। वो मॉलिक्यूल्स जो 2 फॉर्म्स में होते हैं, डेट आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, विच कैन ऑल्टर। अगर ये अपनी एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में ला रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, फार्माकोकाइनेटिक चेंज हो रहा है और उसके कारण ही फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं।
जो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर, और लाइट की प्रेजेंस है या लाइट की एब्सेंस है। एंड फिफ्थ इज पॉलीमराइजेशन, when different particles joined with any of reaction, जब different पार्टिकल्स कोई भी रिएक्शन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल्स, वो एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, जिसके कारण, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, दीज आर ऑल्सो नॉन एज अ केमिकल डिग्रेडेशन। सो दीज आर द 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ pre-formulation. And according to your syllabus, next topic is BCS classification system. So BCS, B means biopharmaceutical, C means classification, and S means system. So what is BCS classification? BCS is the system which is used to differentiate the drugs on the basis of their solubility and permeability. BCS क्या है, एक सिस्टम है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है ड्रग्स को उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे और उनकी परमिएबिलिटी के बेसिस पे। दिस क्लासिफिकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू डोजेज फॉर्म। इस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नई डोजेज फॉर्म को बना सकते हैं। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड अपॉन यूएसपी, यूएसपी मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। अब जो हमारी बीसीएस क्लासिफिकेशन है वो 4 क्लासेस में डिवाइड है। जो फर्स्ट क्लास है उसमें क्या होती है, हाई हमारी सॉल्युबिलिटी, हाई हमारी परमेबिलिटी रहेगी, इसमें एग्जांपल बताइए पीसीएम की। एंड क्लास 2 में लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, एग्जांपल है फिनेटोइन। एंड क्लास 3 में हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी, एग्जांपल है सिमिटिडिन। क्लास 4 में आएगी लो सॉल्युबिलिटी एंड लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी, और एग्जांपल आएगी एसिटाजोलामाइड। सो दीज आर द 4 क्लासेस ऑफ BCS classification. And next is, what is the significance of the BCS classification? First is useful in formulation of dosage form. ये बहुत ज़्यादा सहायता करती है हमें डोजेज फॉर्म बनाने में। एंड सेकेंड इज यूजफुल टू डेवलप क्वालिटी कंट्रोल। एंड थर्ड इज it is also used to study IV, IVC. IV means in vitro, IV in vivo, C means considerations या correlations. In vitro means which means outside the body, जो body के बाहर हो रहा है उसको हम बोलेंगे in vitro. And in vivo means which means inside the body, body के अंदर जो हो रहा है. So this is the classification of BCS class and its significance. This is the most important question which is always come in the exam. And next last topic is pre-formulation consideration. अब pre-formulation करते टाइम हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, which is considered in development of dosage forms. Before development of dosage form, also check the physiochemical properties. जब भी हम कभी भी dosage form को बनाते हैं तो हमने हमेशा ही पहले उसकी क्या करनी है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ करनी है। प्री फॉर्मुलेशन में मैंने आपको बताया कि आप क्या चेक करोगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेन पॉइंट आपने क्या कंसीडर करने हैं, सबसे पहले तो आप API की सिलेक्शन करोगे। API मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे API कि आपके पास वही API है जिसकी आपको ज़रूरत है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एक्सीपिएंट, जो आपने API सिलेक्ट किया है क्या वो एक्सीपिएंट के साथ कंपैटिबल है, तो आप सिलेक्ट करोगे एक्सीपिएंट्स को। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, प्रोसेस कि आपने कौन से प्रोसेस के साथ डोजेज फॉर्म बनानी है। जब आपने डोजेज फॉर्म बना ली उसके बाद आप क्या करोगे, कंटेनर सेलेक्ट करोगे कि आपने डोजेज फॉर्म को किस कंटेनर के अंदर डालना है, सिलेक्शन ऑफ कंटेनर। उसके बाद जब आपने कंटेनर में डाल दिया और आपने अपनी डोजेज फॉर्म बना दी, फिर आप ये देखोगे क्या आपने वो डोजेज फॉर्म सही बनाई है। उसको चेक करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे एनालिटिकल मेथड यूज्ड। जब हमने उसके टेस्ट भी कर लिए, केमिकल टेस्ट भी चेक कर लिए, अब हम क्या करेंगे उसको टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, क्या वो टॉक्सिक तो नहीं है हमारी बॉडी के लिए। जब हमने टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी कर ली उसके बाद हम उसका चेक करेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने पीछे पढ़ी, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, प्रैक्टिकल पार्टिकल साइज, शेप, सॉल्युबिलिटी एंड उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़। उसके बाद जब आपने सारा ये चेक कर लिया फिर आप एंड में देखोगे क्या जब हम उसको संभाल के
के रख रहे हैं अपनी डोजेज फॉर्म को, क्या वो स्टेबल है, तो हम उसकी स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे। उसके बाद एप्रोप्रिएट टेक्निक, उसको बनाने की एप्रोप्रिएट टेक्निक क्या है, उसको हम कहाँ रखेंगे और किस कंडीशन में रखेंगे। तो ये हैं आपके मेन पॉइंट्स जो कि आपने प्री फॉर्मुलेशन करते टाइम चेक करने हैं। सो हेंस दिस इज़ योर फर्स्ट मॉड्यूल, आपका फर्स्ट यूनिट ही कंप्लीट है। अगर आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको वो शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। थैंक यू एंड लाइक द वीडियो।